नमस्ते। और हमारे इस गहन विश्लेषण में ज्ञान और अध्ययन के प्रति उत्सुक सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज के विषय को लेकर काफी उत्साहित हूँ। हाँ, आज का विषय है ही ऐसा। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन है भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के एक बेहद शक्तिशाली लेकिन थोड़े उलझे हुए कानूनी हथियार को समझना, जिसे क्रिमिनल रिवीजन या आपराधिक पुनरीक्षण कहा जाता है। सही कहा। और ये चर्चा मुख्य रूप से उन कानूनी स्रोतों पर आधारित है जो बताते हैं कि जब निचली अदालतें जैसे कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट फैसला देने में कोई बड़ी चूक कर देती हैं तो ऊपरी अदालतें उसे कैसे सुधारती हैं। हाँ, तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में खोलकर समझते हैं। मतलब दिमाग में सबसे पहले ये सवाल आता है कि क्या अदालतें भी गलतियां कर सकती हैं? इंसानी तो फैसले सुनाते हैं, तो हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। तो बस यही बात है। लेकिन जब एक अदालत गलती करती है तो क्या उस गलती को सुधारना किसी भी इंसान का सीधा अधिकार है या ये पूरी तरह से ऊपरी अदालत की मर्जी पर निर्भर करता है? मैं इसी पर सोच रही थी। देखिए, यहीं से सारा पेज शुरू होता है और इसी को स्पष्ट करने के लिए 1 जुलाई 2024 से लागू हुए नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम BNSS कहते हैं, उसकी धारा 438 से 446 के तहत इस शक्ति को परिभाषित किया गया है। अच्छा, तो ये नया कानून है? हाँ, और जिन लोगों ने पुरानी CRPC पढ़ी है वो इसे धारा 397 के नाम से जानते होंगे। BNSS ने अब उसकी जगह ले ली है। और मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि हम यहाँ किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि विशुद्ध रूप से कानूनी स्रोतों और न्यायपालिका के ऐतिहासिक फैसलों का विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर अदालत की गलतियों की बात हो ही रही है तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि गलती सुधारने के जो अलग-अलग तरीके हैं उनमें फर्क क्या है। मतलब रिवीजन एक सामान्य अपील से कैसे अलग है? ये बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी सवाल है। अपील और रिवीजन को अक्सर लोग एक ही समझ लेते हैं। हाँ, अगर किसी के खिलाफ फैसला जाता है तो सबसे पहला शब्द जो दिमाग में आता है वो अपील ही होता है ना? अगर मैं इसे स्कूल की परीक्षा के उदाहरण से समझाऊं तो अपील का मतलब है कि कोई छात्र अपनी पूरी उत्तर पुस्तिका को फिर से जांचवाना चाहता है। एकदम सही एनालॉजी है। मतलब अपील में साक्ष्यों या एविडेंस को दोबारा पढ़ा जाता है। लेकिन क्रिमिनल रिवीजन का मतलब तो ये देखना है कि क्या टीचर ने नंबर जोड़ने में कोई भारी गलती कर दी है। बिल्कुल। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि टीचर ने सिलेबस के बाहर से ही कोई सवाल पूछ लिया हो। मतलब ये मुख्य रूप से एक त्रुटि सुधार और निगरानी या सुपरवाइजरी पावर की प्रक्रिया में। सही कह रही हूँ ना? आप एकदम सटीक कह रही हैं। ऊपरी अदालत पूरे मामले को शुरू से नहीं देखती, वो सिर्फ ये देखती है कि प्रक्रिया में कोई गंभीर चूक तो नहीं हुई है। एक मिनट, अगर टीचर ने सिलेबस के बाहर से सवाल पूछकर किसी को फेल कर दिया है तो उस छात्र का तो ये हक बनता है कि वो जाकर शिकायत करे, है ना? हाँ, साधारण तर्क तो यही कहता है। तो फिर रिवीजन कोई कानूनी अधिकार क्यों नहीं है? ये अदालत के विशेषाधिकार या डिस्क्रिशन पर क्यों छोड़ दिया गया है? देखिए, यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि अपील एक मानक कानूनी अधिकार हो सकता है, लेकिन रिवीजन कोई अधिकार नहीं है। अच्छा। हाँ, ये पूरी तरह से अदालत का विशेषाधिकार है। इसे ऐसे समझिए कि अगर हर छोटी बड़ी गलती को रिवीजन के तौर पर एक मानक अधिकार बना दिया जाता तो ऊपरी अदालतों के बाहर मुकदमों की ऐसी बाढ़ आ जाती जिसे संभालना नामुमकिन हो जाता। ओहो, मतलब सिस्टम पूरी तरह से चोक हो जाता। बिल्कुल। हर वो इंसान जिसे निचली अदालत का फैसला पसंद नहीं आया वो सीधे उच्च न्यायालय पहुंच जाता। इसीलिए अदालत इसे केवल असाधारण मामलों में ही स्वीकार करती है। तो ये एक तरह का फिल्टर है। लेकिन चूंकि ये अदालत का विशेषाधिकार है तो ये समझना बहुत दिलचस्प होगा कि अदालत किन मापदंडों पर यह तय करती है कि उसे दखल देना है या नहीं। इसके लिए BNSS धारा 438 सबसेक्शन 1 के तहत एक त्रिमूर्ति जांच प्रणाली स्थापित की गई है। त्रिमूर्ति जांच मतलब 3 आधार होंगे। बिल्कुल। उच्च अदालतें 3 मुख्य आधारों पर निचली अदालतों के आदेश को मापती हैं। पहला है वैधानिकता, दूसरा शुद्धता और तीसरा उचितता। चलिए इन्हें थोड़ा खोलते हैं। वैधानिकता यानी लीगैलिटी, शब्द से तो लगता है कि क्या आदेश कानून के अनुसार है। सही। क्या अदालत के पास अधिकार क्षेत्र या जुरिस्डिक्शन था, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि बिना सुनवाई के ही आदेश दे दिया गया, जिसे कानूनी भाषा में पेटेंट इलीगैलिटी कहते हैं। हाँ, वो तो साफ तौर पर गैर कानूनी होगा। और दूसरा आपने बताया शुद्धता यानी करेक्टनेस।
क्या फैसला तथ्यों और कानून के सही आकलन पर आधारित है? यहाँ सबूतों को फिर से नहीं तौला जाता, बल्कि ये देखा जाता है कि क्या उनका मूल्यांकन करने का तरीका सही था। समझ गई। और तीसरा है उचितता, जिसे हम प्रोप्रायोरिटी कहेंगे। जी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि क्या आदेश न्यायसंगत और वाजिब है। मान लीजिए किसी बहुत ही छोटे अपराध के लिए बहुत कठोर सजा दे दी गई, या मनमाने ढंग से किसी की बेल खारिज कर दी गई। अच्छा, मतलब कानून का पालन तो हुआ है लेकिन न्याय नहीं हुआ। बिल्कुल। तो वहाँ उचितता का पैमाना काम आता है। तो अगर कोई वकील अदालत में खड़ा है और उसे ये साबित करना है कि कोई आदेश कानूनी रूप से विकृत है, या जिसे हम परवर्स कहते हैं, तो वो इसकी पहचान कैसे करेगा? इस बिंदु पर एक बहुत ही ऐतिहासिक मामला है अमित कपूर केस। अमित कपूर केस, इसमें क्या हुआ था? इस केस ने ये लकीर खींच दी कि कोई फैसला विकृत कब माना जाएगा। यदि फैसला उन साक्ष्यों के बिल्कुल विपरीत है जो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, या फिर अप्रासंगिक बातों पर आधारित है। मतलब ऐसे सबूत जिनका केस से कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, या फिर, और ये सबसे अहम है, जब महत्वपूर्ण सबूतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो अदालत तुरंत दखल देती है। अरे वाह! लेकिन क्या हो अगर किसी सबूत के दो अलग-अलग मतलब निकल रहे हो? यहीं पर संजय संग रामराव चौहान केस का जिक्र आता है। अच्छा। देखिए, सिर्फ फैसले का एक दूसरा नजरिया होना काफी नहीं है। मतलब अगर निचली अदालत ने एक तर्कसंगत नजरिया अपनाया है, तो ऊपरी अदालत सिर्फ इसलिए दखल नहीं देगी क्योंकि उसे दूसरा नजरिया ज्यादा ठीक लग रहा है। तो फिर रिवीजन जीतने के लिए क्या साबित करना पड़ता है? रिवीजन जीतने के लिए स्पष्ट रूप से न्याय की हानि यानी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को साबित करना सबसे जरूरी है। तो अब जब हमें ये आधार स्पष्ट हो गए हैं, तो ये जानना भी काफी दिलचस्प होगा कि अदालत के अंदर की प्रक्रिया क्या होती है। हाँ, इसका तंत्र भी बहुत खास है। मतलब जब रिवीजन याचिका दायर होती है, या फिर जब अदालत खुद ही अखबार में कुछ पढ़कर सुओ मोटो संज्ञान ले लेती है, तो कदम दर कदम क्या होता है? तो देखिए, अदालत सबसे पहले निचली अदालत के रिकॉर्ड को मंगवाती है, जिसे कॉल फॉर रिकॉर्ड्स कहते हैं, ताकि वो खुद दस्तावेजों को देखकर संतुष्ट हो सके। मतलब किसी की बात सुनने से पहले सीधा फाइल देखते हैं। बिल्कुल। और फिर यदि आवश्यक हो तो बीएनएसएस की धारा 439 के तहत अतिरिक्त जांच या एडिशनल इंक्वायरी का आदेश भी दिया जा सकता है। अच्छा, तो क्या इस दौरान वो निचली अदालत का फैसला लागू रहता है? नहीं, अदालत पिछले आदेश को निलंबित कर सकती है, यानी सस्पेंड कर सकती है, और अगर आरोपी जेल में है तो उसे जमानत भी दे सकती है। तो ये तो एक तरह से कानूनी पॉज बटन दबाने जैसा हो गया। हाँ बिल्कुल, पॉज बटन। जहां ऊपरी अदालत कहती है रुको, मुझे देखने दो तुमने दस्तावेजों के साथ क्या किया है। एकदम सही। और फिर जब अंतिम आदेश पारित हो जाता है तो उसे निचली अदालत को वापस प्रमाणित करके भेज दिया जाता है। अगर ये प्रक्रिया इतनी ही शक्तिशाली है, तो लोग हर छोटे मोटे आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत क्यों नहीं पहुंच जाते? मतलब ऐसे कौन से मामले हैं जिन्हें अदालत दरवाजे से ही लौटा देती है? देखिए, कानून बनाने वालों ने इसका भी ध्यान रखा है। बीएनएसएस की धारा 438 सबसेक्शन 2 स्पष्ट करती है कि इंटरलॉक्यूटरी आदेशों के खिलाफ रिवीजन नहीं किया जा सकता। ये इंटरलॉक्यूटरी आदेश क्या होते हैं? ये मुकदमे के बीच में दिए गए अस्थायी आदेश होते हैं, जैसे अगली सुनवाई की तारीख तय करना या किसी को समन भेजना। इनके खिलाफ रिवीजन नहीं हो सकता। अच्छा, वरना तो केस कभी खत्म ही नहीं होगा। बिल्कुल। स्टेट ऑफ केरला मामले के अनुसार अदालतें रूटीन मामलों में दखलंदाजी से बचती हैं। और एक और सख्त नियम है। वो क्या? यदि एक बार सत्र न्यायालय यानी सेशंस कोर्ट में रिवीजन दायर हो गया, तो उसी मामले में उच्च न्यायालय में दोबारा रिवीजन नहीं हो सकता। ओहो, मतलब एक ही ताले को दो चाबियों से नहीं खोल सकते। बिल्कुल सही। लेकिन अभी तक हमने जो बात की वो ज्यादातर आरोपियों के नजरिए से थी। मैं एक नया दृष्टिकोण लाना चाहती हूँ। क्या केवल आरोपी ही इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकता है? एक पीड़ित के पास क्या विकल्प है? ये बहुत ही संवेदनशील पहलू है, और यहाँ शीतला प्रसाद केस के अहम सबक सामने आते हैं। शीतला प्रसाद केस, इसमें क्या हुआ था? इसमें ये साफ हुआ कि यदि ट्रायल कोर्ट ने वैध सबूतों को खारिज कर दिया हो और आरोपी को गलत तरीके से बरी कर दिया हो, तो पीड़ित या शिकायतकर्ता स्वतंत्र रूप से रिवीजन शुरू कर सकता है। अच्छा, तो क्या ऊपरी अदालत सीधे सजा सुना सकती है? नहीं, सजा तो नहीं सुना सकती, लेकिन वो आदेश को रद्द करके दोबारा ट्रायल यानी रीट्रायल की मांग कर सकती है। ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन न्याय मिलने में तो बहुत साल लग जाते हैं। अगर कोई पीड़ित सालों से रिवीजन का इंतजार कर रहा है और उसकी मृत्यु हो जाए, तो क्या केस खत्म हो जाएगा? ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है।
लेकिन साल 2025 के सैयद शहनवाज अली केस ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। क्या कहा गया उसमें? इसमें तय हुआ कि यदि शिकायतकर्ता की मृत्यु भी हो जाए तो भी रिवीजन की कार्रवाई खत्म या अबेट नहीं होती, क्योंकि एक बार जब अदालत के संज्ञान में कोई कानूनी त्रुटि आ गई तो उसे सुधारना न्याय प्रणाली का काम है। तो कुल मिला के हमने आज जो समझा वो ये है कि क्रिमिनल रिवीजन कोई सामान्य अपील या साक्ष्यों को दोबारा तौलने का तराजू नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये ऊपरी अदालतों का एक सुपरवाइजरी टूल है जो ये सुनिश्चित करता है कि निचली अदालतों में कानून की प्रक्रिया का सही से पालन हो। ये अदालत का विशेष अधिकार है, कोई आम अधिकार नहीं। एकदम सटीक निष्कर्ष निकाला आपने। और अगर हम इसे हाल ही के 2025 के जसपाल सिंह कौरल के फैसले से जोड़ें तो हम समझ सकते हैं कि ये जानकारी क्यों मायने रखती है। वो कैसे? ये हमें सिखाती है कि कानूनी व्यवस्था में चेक और बैलेंस कैसे काम करते हैं। जब सिस्टम में कोई स्पष्ट और गंभीर कानूनी त्रुटि होती है, जिसे पाल्पेबल एरर कहते हैं, तो ये प्रक्रिया एक सुरक्षा कवच का काम करती है। सुरक्षा कवच। आज की इस चर्चा के बाद मैं श्रोताओं को एक गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा। हमने जाना कि रिवीजन पूरी तरीके से अदालत के विवेक और उचितता पर निर्भर करता है। हाँ, ये तो है। लेकिन जो बात एक जज को उचित लगती है, क्या वो दूसरे जज को भी उतनी ही उचित लगेगी? क्या न्याय प्रणाली में जजों का ये विशेषाधिकार न्याय का सबसे बड़ा हथियार है, या फिर इंसान की अपनी व्यक्तिगत सोच के कारण ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।